नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः आभार और स्वागत है। बहुत ही लंबा समय बीत चुका था और लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी मैं आपके लिए एक नई क्लास के साथ आया हूं, तो आज अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। 4 महीने बीत चुके थे और इससे पहले मैं कहीं और लाइव आ रहा था, तो आज अपन जुड़ रहे हैं इसी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक सेशन प्लान पर। देखिएगा साथियों, इस प्रकार से आज की इस भूगोल की प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आपको एक पहला प्रश्न दे रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित, परंपराओं पर आधारित या फिर संसद द्वारा पारित, साधारण विधेयक द्वारा गठित। उपरोक्त सभी असत्य हैं। इन प्रश्न का जवाब आप हमें देंगे पहले प्रश्न का। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिनका जवाब सहित जो भी साइड टिप्पणियाँ होगी मैं उन सहित सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए आपके समक्ष रहूँगा। कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा नगर है निम्न 4 में से जो सर्वाधिक रेल मंडलों से जुड़ा हुआ है। रेलवे मंडल का मतलब होता है कि सर्वाधिक रेल पटरियों से जुड़ा हुआ है। इसमें से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जो आंसर रहेगा साथियों, वो जो आंसर है वो है आपका मुंबई। मुंबई सर्वाधिक नगर एक नगर भी है और सर्वाधिक ट्रेन यहीं पर पहुंचते हैं, यानी कि सर्वाधिक रेल मंडलों से जुड़ा हुआ है। और बात करें अगर बम्बई, तो ये बम्बई में 2 रेलवे मुख्यालयों का यहाँ पर एक मुख्यालय है। किस किस का मुख्यालय है? तो एक रहेगा मध्य रेलवे, और एक पश्चिमी रेलवे। इन 2 मुख्यालयों का, 2 रेलवे मंडलों का मुख्यालय यहाँ पर है। और बात करें दिल्ली की, यहाँ पर जो आपको साथियों बम्बई तो कंफर्म हो ही गया है, लेकिन एक दिल्ली और शेष बचता है। तो दिल्ली है वो किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो ये है उत्तरी रेलवे का। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंदर है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंदर है वो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। और अगर बात करें पूर्वी रेलवे, दक्षिणी हो गई, उत्तरी हो गई, और एक अपन ने इसी से साथ में मध्य रेलवे को अपने मुंबई के साथ लिया, पश्चिमी रेलवे को इसके साथ लिया और मध्य को भी इसके साथ में लिया। अब रही बात पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है वो हाजीपुर है, हाजीपुर। अब रही बात कि भारत के अंदर टोटल कितने रेलवे मंडल है या रेलवे जोन है, तो भारत के अंदर 17 रेलवे जोन है। कितने हैं? 17। ये टोटल की बात रही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दक्कन आदित्य के उत्तर पूर्व में कौन सा आदित्य का है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आदित्य का कौन सा है। तो ये जो डेक्कन आदित्य का है, इन डेक्कन आदित्य का के उत्तर पूर्व में कौन सा आदित्य का है? तो यहाँ पर है वो छोटा नागपुर आदित्य का उत्तर में है। यहाँ है वो आंसर अपना जो रहेगा वो है छोटा नागपुर। अब ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में विशेष जानकारियाँ ये रहेगी कि डेक्कन आदित्य का है, ये वो है दक्कन पठार का एक छोटा सा भाग है। ये जो है भाग, एक बात करें तो ये जो पठार की बात करें तो डेक्कन आदित्य का है। ये जो भाग है ये किसका भाग है? तो ये दक्कन के पठार का एक छोटा सा भाग है। और भारत का रूर भी इसे कहा जाता है। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को भी कहा जाता है। और तमिलनाडु राज्य में जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में ये पालघाट स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के अंदर ये पालघाट स्थित है, जो कि नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के दक्षिण भारत में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथे प्रश्न में देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात करें तो ये सबसे आंसर जो रहेगा वो है लेब्राडोर धारा। अब देखिएगा लेब्राडोर धारा है, ये कौन सी धारा है? तो लेब्राडोर धारा का यहाँ पर आंसर मिल रहा है आपको, ये ठंडी है। और गल्फ स्ट्रीम धारा है वो अंटार्कटिका महासागर से निकलती है। ये निकलती है उत्तरी अमेरिका के तट से। और एक निकलती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि अंटार्कटिका महासागर से निकलती है और वो गर्म है, ये ध्यान रखिएगा। और लेब्राडोर की धारा जो है वो उत्तरी अंटार्कटिका की सबसे ठंडी धारा के रूप में जानी जाती है। प्रश्न 5वें पे चलते हैं। तो हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो टेथिस सागर आप सभी जानते हैं। तो हिमालय के स्थान पर जो ये टेथिस सागर विद्यमान था, इनमें से हुआ क्या? एक तरफ गोंडवाना था, एक तरफ अंगारालैंड था। इसके बीच की भूमि जो बची थी वो क्या कहलाई थी? इस प्रकार से है, इसकी पृथ्वी की संरचना इस प्रकार से थी। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी पृथ्वी की मैं संरचना बना रहा हूँ।
ऊपर वाला है वो गोंडवाना लैंड था और नीचे वाला है वो अंगारा लैंड था। इसके बीच की जो ये भूमि बसती थी, ये भूमि है वो क्या कहलाती है? तैतीस सागर के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे है वो तैतीस सागर के अवशेष है वो खारी झीलों के रूप में मिलते हैं। हिमालय की उत्पत्ति एक आधुनिकतम सिद्धांत के रूप में कहे तो प्लेट विवर्तनक से मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी से इस हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति आधुनिकता के किस सिद्धांत के आधार पर अनुमानित है, तो इनकी है वो प्लेट विवर्तनिक है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रतापगढ़ जिले की उत्तर दिशा में स्थित है? निम्न में से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है? ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तर में जो जिला है वो सुल्तानपुर है। और सुल्तानपुर जो ये जिला है वो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ध्यान रखना, ये जो ज़िले हैं, ये दोनों ज़िले हैं वो किसके हैं? इसके इलाहाबाद के ज़िले हैं। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सहित तो ये भी कहाँ का ज़िला है? तो ये भी एक उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। और अगर बात करें फतेहपुर की, छोटी सी एक प्रश्न के रूप में कहे तो फतेहपुर के बारे में आज इस टॉपिक में अपन छोटी सी संरचना ले लेते हैं। तो फतेहपुर सिकरी आपने नाम सुना होगा, वही ये फतेहपुर है। इस सिकरी को अकबर ने सन 1569 के अंदर आगरा की जगह राजधानी बनाया था इसको। और दूसरी एक और है कि अगर बात करें तो आगरा को कब राजधानी बनाया? तो आगरा को तो राजधानी बनाया था 1506 के अंदर। और किसने बनाया था? वो सिकंदर लोदी ने बनाया था। इसको तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। कब बनाया था? 1506 में। और इस फतेहपुर सिकरी को किसने बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बनाया था आगरा की जगह। और इससे पहले ध्यान दीजिएगा, बाद की बात करें तो ये राजधानी जो थी और कलकत्ता के स्थान पर 1911 के बाद आई थी। 1911 में इसका अधिवेशन लागू वगैरह किया था और 1912 के रूप में ये अपनी दिल्ली है वो राजधानी स्थापित हो गई थी। विश्व में कॉफ़ी नहीं है साहब, ये क्रॉस में से यहाँ पर कॉफ़ी है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील रहेगा। और ब्राज़ील के रूप में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ की जाती है? भारत में। ये तो विश्व का रहा ब्राज़ील। और रही बात अब भारत की, तो भारत के अंदर है वो सबसे ज़्यादा की जाती है कर्नाटक के अंदर। और इनकी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी के किस्में कौन कौन सी होती है? तो कॉफ़ी की एक किस्म होती है अरेबिका, दूसरी होती है रोबस्टा, और तीसरी एक और किस्म है जिसके बारे में अपन यहाँ पे लाइबेरिका। ये जो किस्में हैं, 3 किस्मों के नाम मैंने आपको बता दिया। और भारत के अंदर कौन सी होती है ये ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किस किस्म का होता है? तो भारत के अंदर होता है अरेबिका का। और अरेबिका का भी और भारत के अंदर किस के ज़िले के अंदर होता है? तो कर्नाटक के अंदर होता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। अमेरिका में वृहद प्रवाल रोधिका किसके समांतर है? वृहद प्रवाल रोधिका किसके समांतर है? तो ये पूर्वी तट के समांतर है। जो ऑस्ट्रेलिया की वृहद प्रवाल रोधिका जो है, जिसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो दूसरा नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये इसका दूसरा नाम है जो पूर्वी तट के समांतर है। और ऑस्ट्रेलिया का एक बात और करें तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो है सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये एक प्रश्न के रूप में जान लीजिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये इसकी एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? तो सागर तट की ओर जाने वाली तो भाटा होगी, ज्वार तो नहीं होता है, भाटा होती है। और ध्यान दीजिएगा, सागर तट से आने वाली तरंग को ज्वार कहते हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, जिससे मतलब एक भारी हानि जिसमें हो तो उसे सुनामी कहते हैं। इसमें हानि नहीं होती है, जानमाल की हानि है वो सुनामी से होती है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये हरिकोटा में नहीं है, बम्बई में नहीं है, ये कलकप्पम में है। ध्यान रखिएगा, कल्पकम में ये अवस्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और परमाणु अनुसंधान केंद्र एक और है, इसका जो केंद्र भी है वो एक और कहाँ पर है? केंगा के अंदर है। रावत भाटा बुलंदशहर के अंदर भी स्थित है रावत भाटा, ठीक है।
इसके अलावा 10वां प्रश्न देखिएगा। हाँ, एक और बात करें तो इसमें एक और जानकारी अपन साथ में सम्मिलित कर सकते हैं कि तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। इसको सबसे पहले स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्थापित किया गया था। और भारत में अब तक टोटल परमाणु बम प्रक्षेपण 2 किए गए हैं और दोनों के दोनों पोखरण में किए गए हैं, एक 1974 के अंदर और एक 1998 के अंदर। और ध्यान दीजिए 11वें प्रश्न की ओर। भारत में निम्न जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम पड़ा? हाँ, भारत की ऐसी कौन सी जनजाति है जिनका प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के नाम महाद्वीप का रखा गया है? तो यहाँ पर है वो संदाल नहीं है, भील नहीं है, माड़िया नहीं है, गौड़ है। ठीक है, इसकी है वो आंसर क्या रहेगा? गौड़ रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, गौड़ की अगर बात करें तो गौड़ के नाम के आधार पर एक प्राचीन इतिहास में महाद्वीप का नाम रखा गया है, जिससे गोंडवाना लैंड भारत का एक नामकरण किया गया था। और गौड़ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा जो जाति है वो भील है, संथाली है, ठोडा है, ये जनजातियां हैं वो प्रसिद्ध भारत की जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, निम्न उद्योगों में से किसके लिए यूएसए का सूर्य कटिबंध जरूरी है? निम्न में से किस उद्योगों के लिए? उद्योग कौन सा होगा जिसके लिए? हाँ, ध्यान दीजिएगा, अब अगर इसकी बात करें तो सेल रासायनिक के लिए। किसकी रहेगी? सेल रासायनिक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूएसए का प्रसिद्ध जो है कटिबंध है वो सेल रासायनिक के लिए, सेल रासायनिक ही है। और भारत में अपने कुल पेट्रोल का खपत लगभग 30% पूर्ति करता है और शेष बाकी है वो आयात पर ही निर्भर करता है। और अगर बात करें भारत के अंदर तो रिलायंस जो है भारत के जो निजी क्षेत्र के सबसे बड़ा पेट्रोल का निकाला उत्पादक है वो गुजरात के अंदर है, जामनगर के रूप में जाना जाता है, जामनगर। ठीक है ना। और चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। छोटी छोटी जानकारी है, सभी प्रश्नों के साथ साथ अतिरिक्त जानकारी है वो आप भी सुनते रहिएगा। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी द्वारा ये विकिरण विधि होती है। विकिरण विधि के द्वारा ही सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार के द्वारा जो भी सीधा गर्म करते हैं उसे विकिरण विधि कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है, इसी कारण से ये विकिरण विधि होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय जो चावल अनुसंधान है कोलकाता, वर्धानम, कटक के अंदर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? कटक के अंदर स्थित है। कटक केंद्रीय चावल उत्पादक जो भारत का सबसे बड़ा है और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का ही लगता है। और दूसरा स्थान पे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये तो बात रहती है अपने केंद्रीय यानी कि भारत की रही थी। और बात करें अगर इंडिया लेवल विश्व लेवल की तो ये मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में। और मनीला है वो फिलीपींस की राजधानी है, मेरे अनुसार फिलीपींस की राजधानी है। और अगर बात करें तो एक और मनीला में है, क्या है? मनीला के अंदर एशिया विश्व बैंक का मुख्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा कृषि जो प्रायोगिक फार्म है, मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है सूरतगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? सूरतगढ़ के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, सूरतगढ़ कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। सूरतगढ़ में NIT भी विख्यात है, ध्यान रखिएगा। और जामनगर के अंदर मैंने पहले भी बता दिया रिलायंस है। और भोपाल के अंदर क्या है? एक और है, भारत के अंदर कला भवन स्थित है, वो कहाँ है? भोपाल के अंदर स्थित है। और अम्बाला में है, वो है अम्बाला, भारत के अंदर है। वो ऊनी या फिर जूता चंपल का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की इस क्लास को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।